तो क्लास 12 का ये फर्स्ट लेक्चर है बच्चों हमारा क्लास 12 के लिए। इससे पहले एडिशन थ्योरम, बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी वगैरह, क्लास 12 के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के टॉपिक से शुरुआत करते हैं। बड़ा ही आसान है, लॉजिकली देखोगे तो मजा आएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे, है ना, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में। क्लास 11th का रिवीजन एक मात्र 2 मिनट लगा करके, क्योंकि इन सब टर्म का यूज करने वाले होंगे, इन सब थ्योरम का यूज करने वाले होंगे या बातों का यूज करने वाले होंगे, इसीलिए एक बार हम आपको बताना जरूर चाहेंगे अगेन, है ना। बहुत सारे बच्चे को पता होगा, ठीक है, और अभी अभी 11th वाले बच्चों को तो पता होगा ही होगा, लेकिन शॉर्ट में एक बना के कि आपके सामने हम आपको बताना चाहेंगे एक्सपेरिमेंट। तो वही एक्सपेरिमेंट जो आप जानते हो उसी को हम लोग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, लेकिन दो टाइप का एक्सपेरिमेंट, एक डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और एक रेंडम एक्सपेरिमेंट। यही रेंडम एक्सपेरिमेंट हमारे काम का चीज है। प्रोबेबिलिटी में ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका ऑल पॉसिबल आउटकम हम लोग जानते हो, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा, है ना, एग्जैक्टली क्या आएगा ये हम लोग नहीं जानते, है ना। बस ये बता सकते हैं कि ये आएगा। जैसे कि एक क्वाइन को उछालना एक रेंडम एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि एक डाइस को फेंकना एक रेंडम एक्सपेरिमेंट है। ऑलराइट बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे रेंडम एक्सपेरिमेंट की ही बात करेंगे। उसके बाद फिर हम आपको बताना चाहेंगे सैंपल स्पेस के बारे में। जब भी किसी भी इवेंट को आप करते हो और उस इवेंट में जितने भी आउटकम आते हैं उसको अगर आप एक सेट के फॉर्म में लिख दो, ऑल पॉसिबल आउटकम जितने भी संभव है, जैसे एक क्वाइन को उछालने पे हेड और टेल संभव है, तो हेड और टेल को लिख दीजिएगा अगर आप एक सेट के फॉर्म में, है ना, एस इज इक्वल टू ब्रैकेट सेट वाला और एच कॉमा टेल, तो वो उसका सैंपल स्पेस हो गया। सैंपल स्पेस बच्चों किसी भी रेंडम एक्सपेरिमेंट का ऑल पॉसिबल आउटकम का एक सेट होता है। इवेंट किसको कहते हैं? इवेंट वही जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। कोई घटना, क्वाइन में हेड आना एक इवेंट है, टेल आना एक इवेंट है, एक डाइस को आप फेंकें 6 आ गया एक इवेंट है, ऑड नंबर आ गया एक इवेंट है, इवन नंबर आ गया एक इवेंट है ना। तो सैंपल स्पेस, इवेंट, सीओर इवेंट के बारे में बता चुके हैं, है ना। सीओर इवेंट का ही एक और नाम सर्टेन इवेंट, कोई कोई क्वेश्चन कोई कोई बुक में यूज होता है बच्चों। इम्पॉसिबल इवेंट एक ऐसा इवेंट जो संभव ही ना हो, एक डाइस को फेंकें और इस डाइस में 7 आ जाए, असंभव सर, इम्पॉसिबल इवेंट। एक डाइस को फेंकें और वह 6 से कम आ जाए, 7 से कम आ जाए, सीओर इवेंट पक्का। एक डाइस को फेंकने पे खाली 6 से कम ही आएगा, 7 से कम ही आएगा, 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 पूरा का पूरा लिख देना, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एक डाइस को फेंकने पे जितने भी पॉसिबल आउटकम है, ऑल पॉसिबल आउटकम, इन पूरे को लिख देना अगर एक सेट के फॉर्म में, तो ये हमारा सैंपल स्पेस कहलाएगा। इस सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट है, इस सेट में 6 एलिमेंट है। और भी अगर सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो इस सेट की कार्डिनलिटी 6 है। अब बच्चों 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 का आना, 5 का आना, 6 का आना, ये सब एक इवेंट है और ये सिंपल इवेंट है, एलिमेंट्री इवेंट है। एक डाइस को फेंक दिए, कोई भी आदमी एक डाइस को फेंकेगा, कहेगा 1 आएगा, तो 1 का आना, 2 का आना, 3 का आना, 4 का आना, 5 का, 6 का, ये सब सिंपल इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट। कोई भी एग्जांपल अगर हम उठाएंगे ना तो यही बात कहेंगे कि एक डाइस को फेंके 6 आ गया, तो ये सिंपल इवेंट है। 1 आ गया, सिंपल इवेंट है ना। अब बच्चों 1 आना, अगर एक डाइस को फेंके 1 आ गया, एक डाइस को फेंके और 2 3 आना एक इवेंट है। 1 3 5 आना, ऑड नंबर आना एक इवेंट है। 2 से बड़ा, 1 से बड़ा आना एक इवेंट है। तो इसको सिंपल इवेंट नहीं कहेंगे। सिंपल इवेंट का मतलब सिंपल 1 2 3 4 5 कोई भी आना, तो ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट बातों पे। ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता है बच्चों हमारे आज के सेशन में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जिसको हम लोग डिसजॉइंट इवेंट भी कहते हैं, बिल्कुल डिसजॉइंट सेट के जैसा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ऐसा इवेंट बच्चों, ये कंपेरेटिव इवेंट है, कंपेरेटिव वर्ड है, दो चीजों को कंपेयर करता है। ऐसा कोई दो इवेंट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। ऑलराइट बच्चों, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कि एक डाइस को हम लोग फेंकें, 1 2 3 आया, एक इवेंट 1 2 3 आना, और एक दूसरे डाइस को फेंकें
तो 4, 5, 6 आना, ये दो इवेंट है। इन दोनों इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों का एक साथ नहीं होना इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बड़ा खास बात होता है, इंटरसेक्शन वाला इलाका होता ही नहीं है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट समझना। अगर हमारे को ये सेट ए है बच्चों और ये सेट बी है, इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो ये सेट ए और सेट बी हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएगा, अगर ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। ऑलराइट, और अगर एक रत्ती भी कॉमन आ जाता तो यह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या फिर डिसजॉइंट इवेंट नहीं होता। ये कुछ टर्मोलॉजी जो इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। टू और मोर इवेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे हैव नो सिंपल इवेंट आउटकम इज इन कॉमन, मतलब कि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। सिंपल शब्दों में, दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। क्लियर है बात, ये छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण बात। अगले बातों पे चलते हैं। इस टर्मोलॉजी है, नोट करने के लिए चिंता नहीं करना है, ये सब क्लास 11th में ही पता हो जाता है, इनकेस नहीं होता इसीलिए हम एक बार फिर से। एग्जॉस्टिव इवेंट बच्चों एक ऐसा इवेंट जिसमें हमारे को है ना जैसे कि एक कोई 1, 2, 3 आना, किसी डाइस को फेंके तो 2, 3, 5 आ जाना, 5, 6 आ जाना, 4, 5 आ जाना। ये सब डाइस को अगर आप सारे इवेंट को अगर आप मिला दो, ये एक इवेंट है आपका, एक इवेंट है, ये दूसरा इवेंट है, ये तीसरा इवेंट है, ये चौथा इवेंट, इन चारों इवेंट को आप मिला दोगे ना तो पूरा का पूरा आपको सैंपल स्पेस ही मिल जाएगा, तो उसको हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। ऑलराइट, इक्वली लाइकली इवेंट एक ऐसा इवेंट जिसमें हेड आने का जितना प्रोबेबिलिटी हो उतना ही टेल आने का, है ना। ए सेट ऑफ इवेंट इज सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ नन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन परफॉर्मेंस टू अदर, है ना, प्रेफरेंस टू अदर। सॉरी, ये नहीं कि डाइस को फेंकें तो 36 बार फेंकेंगे तो 6 बार 1 आएगा, तो उसको हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं। तो ऐसा सिंपल सी बात है कि जिसमें जिसका प्रोबेबिलिटी हर एक इवेंट का सेम हो तो इक्वली लाइकली। प्रोबेबिलिटी का बेसिक डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इज इक्वल टू, इस बातों को तो आप बिल्कुल नहीं भूले होंगे, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, नंबर में डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ये है आपका, है ना, बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसी पे हम लोग चलते हैं और अब समझते हैं प्यारे बच्चों, गौर फरमा करके समझिएगा। ये रहा आपका समझने वाला सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या होता है बच्चों इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, इसको हम आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले, जो भी थ्योरम या जो भी बात है उसको एक एग्जांपल से, है ना। अगर मान के चलिए एक डाइस को हम आपको बोले, ठीक है, एक फेयर डाइस को फेंकने के लिए, एक डाइस है, एक डाइस को फेंकने के लिए बोले तो उसका जो सैंपल स्पेस हम आपको बोल दिए, चलो एक डाइस है, उस डाइस को अगर आप फेंकोगे तो सैंपल स्पेस में आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यानी कि इतने 6 ही एलिमेंट दिखाई देंगे। वॉइस लैग कर रहा, और किसी बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है बच्चों, लैग कर रहा है क्या? यस। ओके, बताइएगा अगर दिक्कत हो तो हम अपनी कनेक्टिविटी को चेक करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। ओके, चलते हैं, थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं, बीच में एक बार कभी कभी हो जाता है बच्चों, है ना। यस, तो एक डाइस को फेंकना है, उस डाइस का जो सैंपल स्पेस हमने पहले ही लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5। अब हम आपको दो क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि आप हमें बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगा, है ना, कि डाइस पे एक इवन नंबर आए और वह लेस देन 4 हो, एन इवन नंबर इज लेस देन 4, बता सकते हैं? एक इवन नंबर का आना
और वो भी 4 से कम। 1/2। बहुत ही सिंपल सी बात है, एक इवन नंबर और 4 से कम, 1/6। तो सिंपल सी बात है बच्चों, इसका प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल है, अब कंडीशनल समझना कि होगा क्या अभी बताएंगे। दूसरा हम आपसे पूछ लिए बच्चों कि दूसरा प्रोबेबिलिटी आप हमें बताइए कि ऐसा एक प्रोबेबिलिटी जो लेस देन आपका लेस देन 4 हो। ऑलराइट, लेस देन 4, जब एक इवन नंबर आया और 4 से कम हो तब। ऑलराइट, अगर आपको एक इवन नंबर दिखा और लेस देन 4 होना चाहिए। आवाज ठीक है बच्चों, लैग तो नहीं कर रहा है अभी? हेलो हेलो। नहीं सर, अभी नहीं कर रहा। ओके, यस, नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, वेरी गुड, धन्यवाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि 4 से कम आए, अच्छा एक इवन नंबर आया और 4 से कम आए, तो इसका प्रोबेबिलिटी तो आप बता दिए कि 1/6 होगा। अब हम आपको बताना चाहेंगे इसमें कि एक डाइस जो एक इवन नंबर दिखाता है, तब क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वह 4 से कम। आई बात समझ में? कहने का मतलब अब उसी डाइस को फेंका जाए और अगर आपको इवन नंबर आएगा, है ना, इवन नंबर आएगा तब 4 से कम आएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो बच्चों पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारे को अगर सर इवन नंबर लाना है और 4 से कम है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही होगा। एक इवेंट, इसको हम लोग लाइक बी एज्यूम कर लेते हैं, और इसमें जो सैंपल स्पेस हो जाएगा ना, उस सैंपल स्पेस में हमारे को क्या क्या होगा, 4 से कम होगा। तो 4 से कम इवेंट नंबर, सॉरी एक इवेंट नंबर होगा, तो इवेंट नंबर हमारा क्या क्या होता है बताइए। दूसरा इवेंट अब आपको ले रहे हैं, इवेंट नंबर क्या होता है, 4, 2, 4 और 6। ओके, तो अब हम आपको पूछ रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि एक इवेंट नंबर होगा और 4 से कम होगा। आई बात समझ में? ये बता सकते हैं सवाल? हाँ, यस सर। बताइए प्लीज। क्वेश्चन है कि अगर आपको एक इवन नंबर दिखता है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लेस देन 4। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट खत्म, फर्स्ट खत्म, सेकेंड क्वेश्चन हम बोल रहे हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए आप बोलोगे कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ इस टाइप का इवेंट, ये एक अलग इवेंट हो रहा है, आप बोल रहे हो कि हमें क्या आना चाहिए ना, 4 से कम आना चाहिए और एक इवन नंबर आना चाहिए। तो एक इवन नंबर आने का हमारे पास सर तीन ही बात है, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो हमारे सैंपल स्पेस में अब तीन ही नंबर है, और वह है 2, 4 और 6, और इवन नंबर एक ही आएगा। तो ऐसा प्रोबेबिलिटी होगा, हालांकि आपको यह बात थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन इस कॉम्प्लिकेटेड बातों को और अब हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन था कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि अगर आपको एक इवन नंबर दिखाई देता है तब जाकर के 4 से कम आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो उसका बच्चों 1/3 होगा, और एक इवन नंबर जो 4 से कम होगा उसका आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा। तो दोनों दो क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली बच्चों क्या बताता है, समझना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली बताता है कि अगर कोई दो इवेंट हो, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई दो इवेंट की बात हो जिसमें से एक इवेंट पहले ही हो चुका हो, यानी कि पहले अभी वाले एग्जांपल में हम पहले ही डाइस पे इवन नंबर की मांग कर रहे हैं, ऐसा इवेंट आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना हो जिसमें कि बी ऑलरेडी अकर्ड, पहले ही हो चुका है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बच्चों, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आइए इसको जरा डिस्क्राइब करते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, कोई इवेंट बी का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगा। यह मान करके चलना है कि इवेंट ए जो है वह पहले से ही हो चुका है, और उसको हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, और इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड।
और वह इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब बच्चों कॉमन, यानी कि यहां आपको एक बात समझ में आ गया कि इवेंट ए और इवेंट बी में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, यानी कि यह एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होना चाहिए। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होगा तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड जीरो हो जाएगा। और दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वह जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो गया तो समथिंग अपॉन जीरो तो वही फंडा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड वाला बात। वैसे ही अगर बच्चों हम आपको पूछें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, इसको पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि इसको आप पढ़ो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, है ना, ऑलरेडी अकर्ड। ऑलराइट बच्चों, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताना है जब बी पहले से हो चुका है, तो वह क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आई बात समझ में? जब एक इवेंट पहले से हो चुका हो, और डिनोमिनेटर में बच्चों अपने को जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि जो इवेंट पहले से हो चुका हो वह एक श्योर इवेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर श्योर इवेंट होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी बच्चों जीरो हो जाएगा। क्लियर है छोटी छोटी बात? दिस इज द बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, है ना, इसको कैसे क्वेश्चन में ढूंढेंगे, इसमें हम आपको बताएंगे कि कोई क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन में दो इवेंट ढूंढना होगा। एक इवेंट वो होगा जो पहले हो चुका होगा, और एक इवेंट होगा जो उसके बाद होगा। तो अगर आप दो इवेंट ढूंढ लिए कि पहले कौन हुआ बाद कौन हुआ, तो आप अगर मान के चलो एक इवेंट ढूंढ लिए ए इवेंट ढूंढ लिए और एक इवेंट ढूंढ लिए बी, आप जानेंगे कि अच्छा पहले ये हो चुका है, तब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने को बोलेगा और कहेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड। तो आप बोलिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो पहले हो चुका है वो डिनोमिनेटर में आएगा। इस बातों को जरूर याद रखें। अब आइए इसके जरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन कर लें, नोट पे बच्चों चर्चा कर लें। सबसे पहली बात, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होता है वह बच्चों एक इवेंट पहले हो चुका होता है, जो कि हम आपको बाद में बता चुके हैं, और उसके बाद फिर दूसरे इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी को पूछता है। इसका नोटेशन ये होता है, जो नीचे लिखा होता है वह पहले हो चुका हुआ होता है ना, पहले हो चुका होता है वो इवेंट, और उसके बाद फिर उसके बाद फिर ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है, याद रखिएगा। दूसरी बात बच्चों, इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, जब बी आपको दिया हुआ, या फिर पढ़ेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा तो हम पढ़ने का तरीका बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, ऐसे पढ़ना ज्यादा काम आएगा। अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा लाइन जोड़ दिए बच्चों कि इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यह इकोनॉमिकल एनालिसिस में बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ये इवेंट हो गया है तब क्या होगा, तब होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो एक तरह से ये डे टू डे लाइफ में इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कि अगर सूखा पड़ गया है ना, तो बाढ़ आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसा टाइप का कुछ इकोनॉमिकल में, ठीक है। तो इसका यूज होता है, बट अपने को मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। फॉर्मूला बस याद रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू, बार बार लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बस। अब इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन, दोनों इवेंट में क्या है कॉमन, वही होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। इसके एग्जाम्पल पे चलेंगे बच्चों, आइए पहले एग्जाम्पल पे ही चल लेते हैं जरा। एक मतलब कहते हैं ना कि एक रियल प्रॉब्लम को एक पहले झेल लेते हैं, उसके बाद फिर इसके मैथमेटिकल प्रॉब्लम को देखेंगे।
गौर फरमा करके समझिएगा, ये छोटा सा प्रॉब्लम आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे से आपके दिमाग में डाल देगा। एक बार पढ़िए, सोचिए, विचार कीजिए और फिर हमारे साथ शेयर कीजिए कि क्या आपको लग रहा है। एक फैमिली के पास बच्चों 2 चिल्ड्रन, ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। समझिएगा, what is the probability that both children are boys given that at least one of them is a boy। एक फैमिली में बच्चों 2 बच्चे हैं, या तो वह गर्ल्स भी हो सकता है या फिर वह बॉयज भी हो सकता है ना, या फिर दोनों बॉयज हो सकता है या फिर दोनों गर्ल्स हो सकता है, सारी बात है। तो कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि दोनों बच्चे लड़का होगा, है ना, जिसमें कि ये दिया हुआ है कि कम से कम उन दोनों में से एक लड़का है। आई बात समझ में? तो हम आपको यहां यही बताएंगे कि आप पहले ये देख लो कि 2 इवेंट आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, 2 इवेंट, इवेंट ए और इवेंट बी। हम आपको हमेशा कहेंगे कि 2 इवेंट ढूंढो, उन दोनों इवेंट में आप बताओ कि पहले क्या हो चुका है, पहले क्या शर्त रखा दिया गया है, बताइए। पहला शर्त ये रखा दिया गया है कि बोथ ऑफ चिल्ड्रन आर बॉयज, दोनों का दोनों बच्चों हमारा क्या होना चाहिए, बॉयज होना चाहिए। ओके, ये हमारा हो गया दूसरा, पहला इवेंट। मतलब कि अगर आप हम ये निकालें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, अगर हम ऐसा फॉर्मूला लगाएं तो पहले से ही कौन सेलेक्ट करके रख दिया है, तो पहले से ये सेलेक्ट करके रख दिया है इवेंट बी कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, उन दोनों में से एक जो होगा ना वह कम से कम बॉय होगा। तो ये देखिए, हम बी सैंपल स्पेस बी इवेंट लिख रहे हैं, हो सकता है दोनों बॉय हो, लेकिन वो कह रहा है एटलीस्ट वन, तो हो सकता है पहले बॉय हो फिर गर्ल हो बच्चों, या हो सकता है गर्ल हो और या बॉय हो। तो ये हमारे को, अच्छा पूरा अगर सैंपल स्पेस की बात करें तो सैंपल स्पेस में बच्चों की 2 चिल्ड्रन है, तो 2 चिल्ड्रन में क्या क्या बातें हो सकती है, वेरी गुड उत्कर्ष, 2 चिल्ड्रन में क्या क्या बात हो सकती है, दोनों बॉय हो, दोनों लड़का होगा, या फिर एक बॉय हो दूसरा गर्ल हो, या फिर दूसरा बॉय हो पहला गर्ल हो, मतलब बड़ा छोटा का भी सेंस है, या फिर दोनों का दोनों गर्ल हो बच्चों। तो पूरे सैंपल स्पेस में यही हो सकता है 2 बच्चे की रिगार्डिंग। अगर 2 बच्चे हैं, एक गर्ल है एक बॉय है, या सिर्फ बॉय है या सिर्फ गर्ल है, तो टोटल यही बात हो सकता है। अब बोल रहा है कि उनमें से एटलीस्ट 1 बॉय होना चाहिए। तो ये देखिए, एक बॉय है एक बॉय है एक बॉय है, एटलीस्ट 1 है ना। तो अब कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ चिल्ड्रन आर बॉयज। तो अगर हम इवेंट ए को माने हैं कि दोनों का दोनों लड़का होगा, तो उसमें बच्चों केवल और केवल यही होगा कि दोनों का दोनों लड़का हो गया। अब आपको निकालना है क्या चीज, इवेंट पहचाने, इवेंट ए पहचाने, इवेंट बी पहचाने, सैंपल स्पेस पहचाने, और पहले ये लिख लिए कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। यानी कि एक बच्चा गिवन दे रहा है कि एक बच्चा भाई पहले से लड़का होना चाहिए, ये फिक्स कर दो, ये लॉक कर दो। उसके बाद दोनों बच्चे लड़का होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप बोलोगे कि ठीक है सर, अगर ऐसा बात कह रहा है तो जो गिवन दे रखा है या जो पहले हो चुका है, देखो पहले होना और गिवन देने का सेंस एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर आप निकाल दोगे तो आप ना ये निकाल पाओगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। ओके, और क्या चीज, गिवन दैट, ये भी बात, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो आप इसका प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हो, और यही प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो गया, शॉर्ट में हम लोग लिखे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। अब देखते हैं बच्चों कि अगर हमारे को इवेंट ए और इवेंट बी दे रखा है तो दोनों में कॉमन क्या,
तो बच्चों दोनों में कॉमन है आपका केवल और केवल एक ही इवेंट बी दोनों का दोनों बच्चा हो जाए। तो इसका हम लोग लिख लेते हैं 1। और वैसे देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखने के लिए हमें लिखना चाहिए 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितने हो जाएंगे, इसमें 3 इवेंट है और टोटल 4, तो 3/4। लेकिन हम अब की बार से डायरेक्ट ना 1/3 कर देंगे क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी 1 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे में 3 एलिमेंट है, तो इसीलिए अगली बार से क्योंकि ये 4 से 4 कट जाता है और 1/3 आपका आंसर है। आई बात समझ में कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? यस और नो बच्चों, हाँ या ना बताइए। यस सर। अब ठीक है, इसमें कहोगे कि सर एक ये नहीं पता चला कि पहले कौन हुआ बाद में कौन हुआ, तो ये साफ साफ दे रहा है कि गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, पहले एक बॉय होगा ये इवेंट, इसको छोड़ दीजिए, इसको उसके बाद आप बताइए कि दोनों बच्चे लड़के होंगे। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझाने का एक और इस टाइप का प्रॉब्लम शानदार होता है जो आपको और अच्छे से पक्का कर देगा कि क्या है बच्चों हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हम 2 इवेंट एज्यूम कर लेंगे, आपको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन इज ऑलरेडी अकर्ड, इन दोनों का फॉर्मूला आप जानते हो, थोड़ा मोड़ा दोनों में चेंजेस होगा। जो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है वो नीचे आ जाता है, तो इसको हम लोग गोली मारते हैं, पहले सोचते हैं है ना कि हमें 2 इवेंट दिखने चाहिए, सैंपल स्पेस दिखने चाहिए और दोनों इवेंट में पहचानेंगे कि पहले कौन बाद में कौन। तो पढ़ते हैं बच्चों एक बार क्वेश्चन। 10 कार्ड नंबर्ड 1 to 10, 10 कार्ड है और उस पे नंबर लिखे हुए हैं बच्चों कितना 1 to 10, एक बॉक्स में डाला गया और अच्छे से मिलाया गया, ठीक है। एंड देन 1 कार्ड ड्रॉन रेंडमली, एक कार्ड अचानक से बच्चों निकाला गया। इफ इट इज नोन दैट, ये इंपॉर्टेंट बात है, इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3, देखिएगा, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज एन इवन नंबर। तो हम बताते हैं और उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप हमें बताना बच्चों, हमें यहां पे 2 इवेंट दिखाई दे रहा है, एक इवेंट ए और एक इवेंट बी। इवेंट ए हमें दिखाई दे रहा है कि नंबर इज मोर देन 3, ओके बच्चों, मोर देन 3 आना एक इवेंट है, और दूसरा इवेंट हमें दिखाई दे रहा है इवन नंबर का आना एक इवेंट है। ऑलराइट बच्चों, तो हमने ए को मतलब 3 से अधिक आने वाले इवेंट को ए एज्यूम कर लिया और इवन नंबर आने वाले को हमने बी एज्यूम कर लिया। कौन बच्चा बताएगा कि ए इवेंट पहले हुआ या बी इवेंट पहले हुआ? नहीं, आंसर नहीं। पहले ये बताइए ए इवेंट पहले हुआ या बी इवेंट पहले हुआ? ए इवेंट पहले हुआ, तो यानी कि आपको निकालना है क्या चीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवन नंबर। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन इवेंट ए इज ऑलरेडी अकर्ड। ऑलराइट बच्चों, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए वही हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ऑलरेडी अकर्ड। अब इवेंट ए में 3 से ज्यादा आना है, तो 3 से ज्यादा वाला कौन कौन हो गया बच्चों, 4 5 6 7 8 9 और 10, कितने एलिमेंट हो गए सबको पता है। और इवन नंबर में का आना कौन कौन हो गया, वही 2 4 6 8, बस। अब बताइए इन दोनों इवेंट में क्या है कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब सिंपल कॉमन है ना। हर बार देख रहे हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का दर्शन हो रहा है, दोनों में कॉमन है सर 4 6 और 8। ऑलराइट, तो दोनों का कितना हो गया बच्चों 3/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया हमारे पास, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया 3/10, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया हमारे को कितना 1 2 3 4 5 6 7 7/10।
कट करके 3/7 आप लोगों को आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया। जैसा कि हम आपको बताएं, अब ये दो प्रॉब्लम बच्चों आपको कंडीशनल आइडेंटिटीज सॉरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बातों को बहुत अच्छे से क्लियर करा होगा। ओके, अगर आप इन दोनों प्रॉब्लम को समझ चुके हो, इन दोनों बातों को समझ चुके हो, यस बताइए प्लीज। सर इवन नंबर में टू नहीं होगा सर, मोर देन 3 है सर। मोर देन 3 है सर, तो 2 कैसे होगा वहां पे? सैंपल शुड बी। नहीं नहीं, इवेंट बी है हमारा इवन नंबर का आना। ये सर तो 2 4 6 8 और 10 होगा ना सर? 2 4, हाँ 2 4 8 6, 8 और 10। अच्छा 10 छूट गया बच्चों, एक सेकेंड। इवन नंबर में तो 10 भी आएगा ना, 2 नहीं होगा। 10 छूट गया। और 2 भी एक इवन नंबर है हमने। अच्छा रोशन, एक छोटी सी मेरे से गलती, लेकिन एक आप भी गलती कर रहे हो, ध्यान से समझना। इवेंट बी है इवन नंबर का आना। ओके, इवेंट बी इवन नंबर का आना। तो इवन नंबर है 2 4 6 8 और 10। यस सर। ओके, और उसके बाद आपसे हम ये पूछें कि दोनों का कॉमन क्या हो गया, इंटरसेक्शन क्या हो गया, तो 4 6 8 और 10। तो अब थोड़ा सा आंसर में बदलाव हो गया, सॉरी बच्चों मेरे से मिस्टेक हो गया, हमने 3 कर दिया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया हमारे पास 7/10, 10 से 10 कट गया, 4/7 इज योर राइट आंसर। थैंक यू, नहीं तो हम अभी गलत बढ़ जाते हैं। यानी कि हमने इवन नंबर 10 होता, 10 को हमने छोड़ दिया था गलती से। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप ना सबसे पहले ये जानो, दो इवेंट पहचानो। दो इवेंट, एक इवेंट था 3 से ज्यादा आना, एक इवेंट था इवन नंबर का आना। और आपसे पूछा क्या गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज एन इवन नंबर। यानी कि आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछा गया। अगर सीधी भाषा में समझे तो आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछा गया जबकि ए पहले ही हो चुका है ना। तो यहां पे जब भी दो इवेंट आपको दिखाई दे और एक इवेंट पहले हो चुका है, ऐसा बोल रहा है ना कि इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, पहले वो कर चुका है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वह एक इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर व्हेन मोर देन 3 कार्ड इज ड्रॉन। आई बात समझ में? यस सर। ये लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस है इसमें। सेट पहचानना है। एक सेकंड रुक जाइए, एक छोटा सा कॉल है। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। एक छोटा सा कॉल आकर के डिस्टर्ब कर दिया। यस बच्चों, तो हम जैसा कह रहे थे कि अगर आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बातों को समझा, फॉर्मूला को देखा, तो आपको बच्चों ये क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको अब देखिए क्या क्या गिवन दे रखा है, मैथमेटिकली फिट है ये, है ना, बहुत सारी बातों का चेक करेगा। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, डेटा है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दे रखा है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 0.25। तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। यानी कि ये साइन का इंपॉर्टेंस समझिए, है ना। तो इसका मतलब बच्चों हम इसका मतलब जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय जो पहले से हो चुका होता है वह नीचे, व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। और अब बड़ा सिंपल है बनाना इसको। प्रॉब्लम है बच्चों वीडियो में, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 0.5। इन दोनों को अगर आप काट दिए तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे को आ गया 0, डेसिमल उड़ाते हैं और कट करके कितने बार बच्चों 5 टाइम्स में, यानी कि हमारे को 0.5 इसका प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। क्लियर है ये बात। दूसरी बात, छोटी सी बात, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज।
दूसरा क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू, बच्चों वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.25 दे रखा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रखा है, 0.4 दे रखा है। इसको अगर काटेंगे हम लोग डेसिमल से उड़ाएंगे तो कितना आएगा, 625, यानी कि 0.625। ऑलराइट बच्चों, काटने पे डायरेक्ट काट रहे हैं, बाकी आप समझ जाना कि भाई डेसिमल दिए, 4 जीरो लगा, फिर आप काट छाट दिए। अगले बातों पे चलते हैं। यस, ये इंपॉर्टेंट बात कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड को कैसे निकालोगे बच्चों। इस 5-6 क्वेश्चन में हम आपको हर एक टाइप के छोटे छोटे रूल को बताएंगे, तो इसीलिए आप इसको ध्यान से देखते चलिए और इसको नोट भी करते चलिए। अब आपसे हमने क्या पूछा, एडिशन थ्योरम भी आपका रिवाइज हो जाएगा। इसमें हमने आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, तो आप सबसे पहले इसको लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पहला बात लिखोगे बच्चों। और आप में से अब हर एक बच्चे को पता होगा कि ए नॉट इंटरसेक्शन ऑफ बी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से घटा देते हैं किसका, ए और बी के इंटरसेक्शन वाले पार्ट। ये बात आई समझ में, ये एक एडिशन थ्योरम और बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज हुआ यहां पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है, यानी कि ए नहीं और बी का जो इंटरसेक्शन है वो निकालना है। तो हम बोल रहे हैं कि अच्छा आप पूरा बी निकाल लो और उसमें ए और बी का कॉमन वाला पार्ट घटा दो, तो वो हो जाएगा वेरी गुड। तो अब इसकी जगह पे आपको डेटा बच्चों दे रखा, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से ना हम आपको छोटे छोटे बेसिक इंपॉर्टेंट थ्योरम्स रूल बताना चाह रहे थे। ये हो गया बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन। एंड फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें निकालना है, अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी नॉट इज ऑलरेडी अकर्ड। ये डैश का बड़ा इंपॉर्टेंस है, आपको पता होगा, है ना। नॉट का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। अब समझते हैं बच्चों, जैसे कि आपने अगर इसको समझा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वैसा ही यहां भी कुछ होना चाहिए। तो इसका होना चाहिए पहला नंबर बात वही बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी नॉट का इंटरसेक्शन, और नीचे में बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, पहला बात लिख सकते हैं। दूसरा बात, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से घटा देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को। बताइए, ये बात समझ में आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से घटा देंगे इंटरसेक्शन वाले पार्टों को, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट मिल जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट की जगह पे वेरी गुड हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और आप देखो जरा, आपको दे रखा है ना बच्चों, क्या क्या दे रखा है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, और ए इंटरसेक्शन पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। छठे चीजों पे चलते हैं, अगला क्या पूछ रहा है जरा उसको देखते हैं। लाइक फिफ्थ चीजों पे, फिफ्थ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी नॉट। अब देखिए, ये तो हो चुका है बच्चों, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड। पहला बात सिंपल है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी नॉट इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब बी नॉट इंटरसेक्शन ए का क्या इलाज करोगे, तो पहला बात सर ये तो बिल्कुल उसी के बराबर हो गया, ए इंटरसेक्शन बी नॉट के बराबर हो गया। यस, ए नॉट और दोनों के इंटरसेक्शन में तो बात बराबर है, इसका मतलब सर ये ऊपर वाला आ गया। यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब यहां से भी आप डेटा को पुट करके वैल्यू निकाल लो। तो ये रहा बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट खास बात जो हम आपको बता रहे हैं, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ही अगर आप समझ रहे हो तो हम आपको पिछले क्लास में एडिशन थ्योरम में भी बताए थे
कि अगर आप एडिशन थ्योरम समझते हो तो उसी में मल्टीप्लीकेशन भी छुपा हुआ होता है। एडिशन मल्टीप्लीकेशन एक साथ ही देखने को मिलते हैं, लेकिन नाम नहीं लेते हैं क्योंकि उस समय ये अलग रूप में होता है, अब अलग रूप में। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये बेसिक बेसिक दो प्रॉब्लम्स को अगर आप समझे हैं तो एक स्पेशल प्रकार के इवेंट को समझिएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बच्चों क्या होता है, टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ occurrence or non-occurrence of one does not affect the probability of occurrence or non-occurrence of other। कहने का मतलब बच्चों, एक दो ऐसा इवेंट जो एक इवेंट को और दूसरे इवेंट से कोई लेना देना नहीं हो, है ना। हम बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे चुके हैं कि अपने घर के पंखे को चालू करना और सक्षम का शादी हो जाना, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट, कोई लेना देना नहीं है। सक्षम बुरा मत मानना, आई बात समझ में। पंखा चालू करना इवेंट ए है और आपका शादी होना इवेंट बी है, तो दोनों का दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट, कोई लेना देना नहीं है होने से और ना होने से। सिंपल सी बात है बच्चों, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, एक क्वाइन को उछालने पे 6 आना एक इवेंट है, सॉरी एक क्वाइन को टॉस करने पे हेड आना एक इवेंट है, तो एक डाइस को फेंकने पे 2 आ जाए, तो इन दोनों इवेंट का कोई लेना देना नहीं। ऑलराइट, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। सिंपल सी बात है बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। जब कोई लेना देना नहीं होगा, जब इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, तो थोड़ा सा बच्चों फॉर्मूला में फर्क पड़ेगा, है ना, उसके बारे में जरूर हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात हम आपको बताते हैं कि अगर बच्चों फर्क पड़े, नोट करके ध्यान से समझिएगा, अगर बच्चों आपका फर्क पड़े, एक इवेंट का होना दूसरे इवेंट पे फर्क पड़ेगा, जैसे कि इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट affect the probability of occurrence of other इवेंट को इफेक्ट करे, प्रभाव पड़े, असर पड़े, तो उस टाइप को हम लोग, उस टाइप के इवेंट को डिपेंडेंट इवेंट या फिर बच्चों कॉन्टिनेंजेंट इवेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको 2 इवेंट अगर दे दिया जाए जो कि बच्चों आपका डिपेंडेंट इवेंट है, तो अगर हम आपसे पूछे, जरा गौर फरमाना, बेसिक सी बात है, समझने वाली बात है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर आपको निकालना, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो, तो आप पता है क्या कहोगे, जब दोनों का दोनों आपका डिपेंडेंट। इसमें बच्चों हमारे को कंडीशनल आइडेंटिटीज का जो सवाल था ना, उसमें डिपेंडेंट हो रहा कि 3 से कम आना, 3 से 4 आना, 3 से बड़ा आना और इवन नंबर आना, तो 3 से कम आए तब अगला इवेंट प्रोसीड हो रहा था। लेकिन अब हम आपको अगर बता दें कि 2 इवेंट है और ये दोनों का दोनों हमारा डिपेंडेंट इवेंट है, दोनों डिपेंड कर रहा है एक दूसरे पे, तो आपको एक फॉर्मूला पता है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी, फिर दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वह सिंपल हो जाएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, है ना। या फिर अगर आपसे हम पूछें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटर, अब ऐसा क्यों हो रहा है अभी दिखाते हैं, आगे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अगर आपको निकालना हो ना, तो ये सिंपल इक्वल हो जाएगा अगर दोनों का दोनों आपका कैसा इवेंट हो, डिपेंडेंट इवेंट। ऑलराइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन। ये बात क्लियर है। अब हम आपको दूसरी बात बताते हैं कि अगर हमारा इवेंट जो हो गया बच्चों, वह क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, है ना। अगर हमारा इवेंट इंडिपेंडेंट हो गया तो बच्चों इसमें क्या होगा कि 3 इवेंट की अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास 3 इवेंट है ए बी सी, अगर इंडिपेंडेंट है और आपको तीनों का तीनों में निकालना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो यह इंडिपेंडेंट के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा।
ओके, ये बात आई समझ में। अब इसको और अच्छे से आप देखोगे, नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक अलग टाइप का इवेंट हुआ, है ना, वह एक सैंपल स्पेस का इवेंट होता है, और ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट अलग सैंपल स्पेस का इवेंट होता है ना। और अच्छे से इस बातों को समझाने के लिए ना आप थोड़ा सा वक्त वेट कर लो। डिपेंडेंट बस इतना समझो कि डिपेंडेंट का मतलब कि आधारित हो, आश्रित हो। इंडिपेंडेंट का मतलब कोई आश्रित नहीं हो, कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़े। जब आप मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी की बातों को जानोगे और समझोगे तब आपको पता चलेगा। अभी अभी बच्चों हम आपको बताए हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, ये इसको छोड़ो, जो लिखा हुआ है उसको छोड़ो। पहले आप हमें ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड को आप में से हर एक बच्चा लिख सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और जब आप बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों, तो आप पाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और आप यहां से अगर आरएचएस वाले को एलएचएस में ले आते हो तो आप पाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड। अब यही इंटरसेक्शन जो हम आपको मैथ से बता रहे थे बच्चों, कभी अगर आपको एंड का सेंस मिले या फिर मल्टीप्लीकेशन का सेंस मिले, मल्टीप्लीकेशन का सेंस नहीं मिलेगा, एंड का सेंस मिलेगा, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेना है। और वह बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड के इक्वल हो जाएगा। आई बात समझ में। अब ये है हमारा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। और एडिशन में क्या था, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां भी तो है आपका छुपा हुआ, यानी कि यस एक रिजल्ट आपको और दिखेगा। यस, तो अब अगली बातों पे चलते हैं। तो वही बात, अब अगर बच्चों गौर फरमाना, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना, दूसरा इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि अगर हमारा, अच्छा यहां जो था ना हमारा इवेंट ए और इवेंट बी, दो इवेंट था, इवेंट ए और इवेंट बी, यह दोनों का दोनों बच्चों कैसा, डिपेंडेंट इवेंट था। कैसा इवेंट था, डिपेंडेंट, एक दूसरे पे आश्रित था। तभी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड का सेंस आ रहा था। जब इवेंट आपका इंडिपेंडेंट, कोई लेना देना ना, तो बच्चों तब जाकर के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। क्योंकि यहां पे ए और बी में ना ऐसा कुछ डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। ए का होना और बी का होना से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए, और अगर लेना देना होता तो हम लोग फिर ये बात बोलते ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। अब आई बात समझ में। जब दो बात नोट करके अगर आप लिखना चाहो तो हम आपको दो इंपॉर्टेंट बात बताएं। अच्छा, वो पता कैसे चलेगा, वो पता चलेगा बच्चों आपको किससे, क्वेश्चन की भाषा को पढ़ करके। बात नंबर एक, अगर आपको कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, या फिर इसको आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ए बी इज ऑलरेडी अकर्ड। अच्छा, और ऐसा कब होगा, ऐसा जब होगा जब आपका बच्चों इवेंट ए एंड इवेंट बी ना आपका डिपेंडेंट इवेंट होंगे, आश्रित होंगे, उसके होने ना होने से फर्क पड़ेगा। और वो क्वेश्चन को पढ़ करके पता चलेगा कि दोनों इवेंट डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। और अगर आपका इंडिपेंडेंट इवेंट हुआ तो सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हम आपको डिपेंडेंट इवेंट के भी केस को समझा दिए, इंडिपेंडेंट इवेंट के भी केस को समझा दिए। अब जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो दो फॉर्मूला है, तो आपको पहले ये देखना होगा कि हमारा इवेंट जो है वह डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, और इंटरसेक्शन निकालना है। क्वेश्चन में सेंस क्या मिलेगा? ए एंड बी का सेंस मिलेगा, तभी तो आप समझना। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। क्लास 11th में और का सेंस मिलता था, इंग्लिश वाला और, है ना। जब क्वेश्चन को पढ़ते थे तो ये इवेंट और ये इवेंट होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तब आप लिखते थे ए यूनियन बी। अब यहां पे रहेगा ये इवेंट और ये इवेंट दोनों के साइमल्टेनियसली होने का, एक साथ होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उस पे पहले आप पता करना कि इवेंट डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट है तो फिर बच्चों probability of A multiplied with probability of B when A is already occurred इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B को सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इस कॉन्सेप्ट को भी एक ऐसा कहूंगा ना, फील नहीं आएगा। फील आएगा कब? जब आप एक एग्जाम्पल बनाओगे उस पे, और जो भी अभी बात बोल रहे थे उसको आप इस एग्जाम्पल से समझोगे। दो कार्ड बच्चों 52 कार्ड में से चूज करा गया। पहला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर किंग? ओके, दो इवेंट दिखा सबको, बोथ आर किंग एक इवेंट। फिर फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज रिप्लेस्ड। रिप्लेस्ड का मतलब समझते हो? वापस से डाल दिया गया, है ना। एंड सेकेंड क्वेश्चन, द कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, वापस से नहीं डाला गया। 52 कार्ड में से दो कार्ड निकाले, दोनों के किंग होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा बच्चों, समझना। तो सबसे पहले आप लोगों को हम बताना चाहेंगे केस फर्स्ट में, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। केस फर्स्ट में अलग कहानी है और केस सेकंड में अलग कहानी है। केस फर्स्ट में हम आपको बताना चाहेंगे कि सर अपने पास दो इवेंट है। इवेंट पहला किंग निकलना, ऑलराइट। इवेंट दूसरा भी सर किंग निकलना, ऑलराइट। दोनों का दोनों इवेंट है, दोनों कार्ड पे किंग होना चाहिए, ऐसा कह रहा ना। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर किंग्स, दोनों किंग होना चाहिए। क्लियर है बच्चों ये छोटी सी बात, हाँ या ना? अब बताइए इस फर्स्ट सिचुएशन में इवेंट ए और इवेंट बी आपको डिपेंडेंट लग रहा है या इंडिपेंडेंट लग रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है द फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस्ड, निकालने के बाद निकाले, किंग निकला, वापस से डाल दिए, कहीं बीच में डाल दिए, जरूरी नहीं कि ऊपर ही डालें, सफल्ड में डालें, वेल सफल्ड में, और फिर एक निकाले। बताइए इवेंट ए और इवेंट बी बच्चों डिपेंडेंट इवेंट है या इंडिपेंडेंट इवेंट है इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में? बताइए प्लीज। नहीं समझे? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? उत्कर्ष रिप्लेस क्यों करेंगे सर अगर का नहीं समझे, आप कहानी नहीं समझे। उत्कर्ष आप समझे, बताते हैं। नहीं समझे तो बताना हमें। गड्डी है 52 कार्ड का, दो कार्ड निकालना है, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वह राजा होगा, ऑलराइट। एक वेल सफल कर दिए, एक कार्ड निकाले, वो कुछ भी हुआ, बिना देखे रख दिए और फिर सफल किए। ऐसा नहीं कि फिर सफल नहीं करना है, फिर सफल किए, फिर प्रोबेबिलिटी निकाले, फिर मतलब कार्ड देखें। तो जो दो बार हम कार्ड देखे निकाल करके, तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि दोनों बार किंग होगा। रोशन क्वेश्चन समझे? अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आप कार्ड निकाले ना दो बार,
तो एक बार जो निकाले वो वापस नहीं रखे, वापस गड्डी में ही डाल दिए। तो 52 का 52 रह गया दोनों टाइम, यानी कि एक इवेंट का होना, एक कार्ड का निकालना दूसरे कार्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वापस से 52 था और डाल देने के बाद फिर भी 52 था। यानी कि बच्चों चिल्ला चिल्ला के हम आपको समझाना चाहेंगे कि इवेंट ए एंड इवेंट बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। आई बात समझ में? और अभी तुरंत पता चलेगा डिपेंडेंट इवेंट का अर्थ। तो टोटल कितने किंग होते हैं बच्चों? तो नंबर ऑफ किंग जो हो गया वो टोटल 4 हो गया, और फिर से वापस डाल दी तब भी 4 है। ऑल राइट, तो अब हमें निकालना है क्या चीज? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, यानी कि दोनों किंग होना चाहिए, ए भी होना चाहिए इवेंट और बी भी होना चाहिए इवेंट। और एंड को मैथमेटिकली बच्चों ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का इलाज जब इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। और बताइए किंग आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 4/52, 4/52 दो बार मल्टीप्लाई। आई बात समझ में? 1/13, 1/13, 13 13 169, यानी कि बच्चों 1/169 हो गया। अब दूसरा में सोचना, दूसरा सिचुएशन समझना। अब आएगा आपको ये कंडीशनल मल्टीप्लीकेशन, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का अर्थ समझ में। कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, मतलब कि अभी भी वही कहानी है। 52 कार्ड है, मिला हुआ है, वेल सफल्ड है, उसमें से ना एक कार्ड निकाले, जो भी आया साइड कर दिए। ऑलराइट, जब आप साइड करो तब दूसरा इवेंट होने पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब जब आप दूसरा कार्ड निकालोगे तो उसमें टोटल 51 कार्ड है। तो इवेंट बी जो है वह इवेंट ए पे डिपेंडेंट हो गया। बच्चों आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। तो हम बार बार यही कह रहे हैं, अभी भी इवेंट दो है, किंग आना एक इवेंट है, दूसरा पे भी किंग आना एक इवेंट है, लेकिन ये दोनों का दोनों इवेंट अब की बार कैसा इवेंट है? डिपेंडेंट इवेंट। फर्क पड़ रहा है सर, जब आप एक कार्ड निकाल लिए और वापस से उसको नहीं डाले, फेंक दिए, हटा दिए उस गड्डी से, तो अब 51 हो गया सर। तो फर्क पड़ा ना दूसरे वाले इवेंट पे। तो इवेंट ए एंड बी आर बच्चों डिपेंडेंट इवेंट। और जब डिपेंडेंट इवेंट होगा तो बच्चों अभी भी आपको प्रोबेबिलिटी वही निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि दोनों का दोनों किंग होगा। तो ए भी किंग है और बी इवेंट भी किंग है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। और अब की बार यह डिपेंडेंट इवेंट है, तो हम लोग क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, समझना, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड। देखिए मैथमेटिकली भी लिखे और बार बार बोल भी रहे हैं। आई बात समझ में? अब इसमें से एक और इंटरेस्टिंग बात पूछेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सबको पता है, 4/52। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग व्हेन वन कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, एक कार्ड को पहले ही चुन के हटा दिए, तब किंग आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा बताइए? सोच रहे हैं बच्चों? तब किंग आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? सर टोटल 52 कार्ड थे, जब एक कार्ड आप निकाल दिए तो अब आपके पास टोटल 51 कार्ड बचे। हाँ, और उस 51 कार्ड में पहला इवेंट किंग निकलने का है, तो अब हमारे पास 3 ही किंग रहा होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड जो हो जाएगा वह 3/51
और इसको मल्टीप्लाई करोगे तब बच्चों दोनों का आंसर आया। यानी कि विदाउट रिप्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट इंपॉर्टेंट थिंग है। एक केस में डिपेंडेंट इवेंट बना, एक केस में इंडिपेंडेंट इवेंट बना। और ये जो है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हर बार फॉर्मूला से निकलेगा, जरूरी नहीं है, कॉमन सेंस से भी निकालना है कि एक कार्ड घट गया है तो अब किंग आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। क्लियर है बच्चों, सिंपल सी बात। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मल्टीप्लीकेशन और कंडीशनल भी, सारी बातें। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। यस बच्चों, और ये रहा आपका एक जेई का प्यारा सा क्वेश्चन 1992 में पूछा हुआ था। थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, घबराइएगा मत। पहले ये बना लेते हैं, फिर अपने जेई वाले को बनाएंगे, है ना। पहले आइए ये क्वेश्चन बना लीजिए। यस, बहुत अच्छे से आपको ये डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मल्टीप्लीकेशन और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझाएगा ये प्रॉब्लम ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार पढ़िए फिलहाल, तब तक पढ़ लिए तो अच्छी बात। फिर हम आपसे पूछते हैं। एक बैग है, उस बैग में बच्चों 10 ब्लैक बॉल है, 5 व्हाइट बॉल है। ऑल राइट सर, टोटल 15 बॉल हो गए। 2 बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग, यहां पे बैग ही लिखना चाहिए था। द बैग वन आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। झोला में 15 बैग है, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, ये आपको सारी बात सिखा देगा, है ना। जितने भी बात अभी तक कर रहे थे, अगर जिनको भी रत्ती भर भी दिक्कत हो तो। एक झोला में 15 बैग बॉल है, टोटल बॉल बच्चों 15, जिसमें से ये भी बता देते हैं कि 10 ब्लैक बॉल है और 5 व्हाइट बॉल है। 2 कैटेगरी के बॉल है। ऑल राइट, 2 बॉल को आंख बंद करके झोले में हाथ डाल करके निकाला गया आफ्टर विदाउट रिप्लेसमेंट। जो बॉल निकालनी है उसको वापस नहीं डालना है, फेंक देना है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ, याद रखना मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का जान है, बोथ ऑलवेज ड्रॉन बॉल आर ब्लैक। क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि दोनों का दोनों बॉल बच्चों ब्लैक होगा। 2 इवेंट दिखाते हैं। इधर कहानी बता चुके हैं कि भाई हमारे झोला में इतना इतना कहानी है। अब आप ये कर लो, मान लो पहला इवेंट ए बच्चों, इस इवेंट को हम लोग मान लेते हैं कि ब्लैक बॉल आया ना, पहले बार हाथ डाल के निकालने, है ना। ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रॉन, ओके। ये हमारा इवेंट ए हो गया। 2 इवेंट एज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा इवेंट बच्चों हम लोग एज्यूम कर लेते हैं बी। दूसरा इवेंट है कि दूसरे बार भी ब्लैक आएगा, लेकिन बच्चों अब की बार ना एक बॉल घट जाएगा। आई बात समझ में। तो पहले ये बताइए, फर्स्ट ड्रॉन में जब ब्लैक बॉल निकालोगे तो ब्लैक बॉल निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। जब पहला बार हाथ डाले ब्लैक बॉल निकाले, उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। सर टोटल ब्लैक 10 है और टोटल बॉल 15 है, तो 10/15, यस और नो, 10/15। अब ये हमारा बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड। इवेंट ए पहले ही कर चुका है, निकाल के फेंक चुका है। तो अब की बार आपके पास हो जाएगा क्या चीज, टोटल बॉल झोला में बचेंगे 14, एक घट गया और एक ब्लैक भी घट गया, तो टोटल बचेंगे 9। तो अब आपको निकालना है क्या चीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल भी बच्चों दोनों ड्रॉन में, पहले वाले में भी ब्लैक बॉल, दूसरे वाले में भी ब्लैक बॉल। तो इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड इज सिंपल 10/15 इंटू 9/14। काट छाट दीजिए, आंसर आ गया। वेरी गुड, 3/7। आई बात समझ में। 2 इवेंट हमेशा मान,
पहला इवेंट ब्लैक निकलना, दूसरा इवेंट भी ब्लैक निकलना, लेकिन दूसरा इवेंट जो है ना वो पहले पे डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट की कहानी हो गई, वापस नहीं डाला गया, नुकसान हो गया, फर्क पड़ा, समझे। और वापस डाल देता ना कोई फर्क नहीं पड़ता, देख लेता अच्छा ब्लैक है वापस डाल दिए, तो डिपेंडेंट तब इंडिपेंडेंट हो जाता, लेकिन अभी जब वापस नहीं डालिएगा तो डिपेंडेंट हो गया। ऑलराइट, अब चलते हैं बच्चों, अगर तैयार हैं, है ना, तो आइए चलते हैं इस जेई वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जरा देखिए क्या कह रहे हैं, है ना, बड़े आराम से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 क्वेश्चन है। पेयर वाइज डिपेंडेंट भी आपको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे कि क्या होता है पेयर वाइज डिपेंडेंट। दो दो करके इंडिपेंडेंट होगा, ए बी, बी सी और ए सी इंडिपेंडेंट होगा, उसको कहते हैं पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, नाम से ही क्लियर है। क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है साफ साफ, इवेंट भी साफ साफ बता चुका है 1992 का, अ लॉट कॉन्टेन, लॉट मतलब वही बैग झोला, 50 डिफेक्टिव एंड 50 नॉन डिफेक्टिव बल्ब, है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब। 2 bulbs are drawn at random, one at a time with replacement, वापस से डाल दिया है, देखिए कितना ईमानदार है, लिया है, देखा है डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, वापस से डाल दिया। द इवेंट ए बी सी आर डिफाइंड, इस प्रकार से इवेंट ए डिफाइंड कर दिया क्वेश्चन वाला खुद कि बच्चों फर्स्ट बॉल इज डिफेक्टिव, सेकेंड इवेंट बता दिया है सेकेंड बॉल इज नॉन डिफेक्टिव, एंड थर्ड इवेंट डिस्क्राइब कर दिया 2 बॉल बोथ आर डिफेक्टिव और बोथ नॉन डिफेक्टिव, समझ रहे हैं। थर्ड इवेंट कह रहा है कि दोनों का दोनों बॉल डिफेक्टिव हो या दोनों का दोनों नॉन डिफेक्टिव। डिटरमाइन ए कॉमा बी कॉमा सी आर पीस वाइज इंडिपेंडेंट। ऑलराइट बच्चों, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालना है, बताइए, पता चला। पहले 3 इवेंट पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट बता देंगे ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड वाला पार्ट तो आराम से कर सकते हो, सेकेंड वाला पार्ट इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। ये पेयर वाइज वाला बताइए होगा। सबसे पहले हम आपको एक मदद कर दें, उसके बाद क्वेश्चन पूछें। बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, फर्स्ट बॉल इज डिफेक्टिव, बताइए। 50/100। 1/2, सिंपल बात, आधा डिफेक्टिव है आधा नॉन डिफेक्टिव है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी Yes, क्या sir. होगा, सेकेंड बॉल इज नॉन डिफेक्टिव, बताइए। 1/2। 1/2, सेम सेम विद रिप्लेसमेंट सर, वापस कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा सी इवेंट बताइए क्या होगा, दोनों बॉल बच्चों डिफेक्टिव हैं, है ना, या फिर दोनों नॉन डिफेक्टिव, यानी कि आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी। दोनों डिफेक्टिव है तो दोनों डिफेक्टिव होगा, तो डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी 50/50, फिर पहला डिफेक्टिव फिर दूसरा डिफेक्टिव, या पहला नॉन डिफेक्टिव और दूसरा भी नॉन डिफेक्टिव। आई बात समझ में। अच्छा नॉन डिफेक्टिव का भी 50/50 ही होना चाहिए, 50/100, 50/100। तो ओवरऑल ये हो गया हमारे को 1/4 और ये हो गया अगेन 1/4, है ना। तो ओवरऑल कितना हो गया 2/4
यानी कि 1/2। दोनों बॉल डिफेक्टिव और दोनों बॉल नॉन डिफेक्टिव का भी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गया। अब ए एंड बी, अब आपको निकालना है पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। ये है क्वेश्चन। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। आपको निकालना है